हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर प्रमोद पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स आपके स्क्रीन पे भी विजिबल होगा दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ ये डायरेक्ट टैक्स आया कहाँ से, तो फिर डायरेक्ट टैक्स की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कैसे आया मार्केट में। तो दोस्तों, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट वन ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब दोस्तों, आर्टिकल 246 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसके 7 शेड्यूल में लिस्ट नंबर 1 में एंट्री नंबर 82 दी गई है। वहां से ये इनकम टैक्स का आपका स्टार्टिंग होता है। आपकी इनकम टैक्स की जो नींव है, वो नींव यहीं से रखी गई है। तो ये जो एंट्री नंबर 82 है दोस्तों, ये क्या बोलता है? ये आपको ये बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी इनकम पे टैक्स लगाना है, तो वो इस एंट्री के अंतर्गत जाके टैक्स लगा सकता है। सो एंट्री नंबर 82 gives the powers, gives authorities to central government to put or to impose taxes on anything other than agriculture income। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हमको एक बात समझ में आती है कि जो एंट्री नंबर 82 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है किसी भी चीजों पे टैक्स लगाने के लिए अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है? तो नहीं दोस्तों। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो एंट्री नंबर 46 से लगता है। और एंट्री नंबर 46 जो है वो अथॉरिटी देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लगा सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट टैक्स में दो एंट्री नंबर हमेशा याद रखनी है आर्टिकल 246 की। पहले आपको याद रखनी है एंट्री नंबर 82 जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है दोस्तों। दूसरा आपको याद रखना है एंट्री नंबर 46 जो आपके स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की कुछ और बेसिक चीज आपको बताना चाहूँ, तो डायरेक्ट टैक्स की बेसिक चीजों में आता है सबसे पहले कि सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा। कि अगर मुझे इनकम टैक्स लगाना है, इनकम टैक्स पुट इम्पोज करना है किसी के ऊपर, तो मेरे पास कौन कौन से बेसिस है जिनके बेसिस पर मैं इनकम टैक्स इम्पोज कर सकता हूँ किसी के ऊपर। तो सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स में जो सबसे पहले सोर्स आता है वो आता है खुद इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ दोस्तों, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो आपको बताता है कि आपके इनकम टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप इनकम टैक्स कैसे इम्पोज कर सकते हो, आपके इनकम टैक्स का अमाउंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी गई है। लेकिन उनको गवर्न करने के लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशन लाना पड़ा मार्केट में। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लेके आए हैं वो एग्जैक्टली एक साल बाद आया है। तो इसके लिए आपको जो सेकंड चीज यहाँ पे पढ़नी है वो पढ़नी है इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो दोस्तों, अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो जो हमारा सबसे पहला प्राइमरी सोर्स है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सोर्स है दोस्तों वो है इनकम टैक्स रूल्स 1962। इन दोनों को छोड़ के दोस्तों, हमको एक और चीज की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखो, हमको एक बात पता है, हम इंडिया में अगर कोई भी रूल्स बनाते हैं, हम इंडिया में कोई भी लॉ बनाते हैं, तो टाइम टू टाइम हमको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि हमारे सिटीजन जो है ना, वो अपडेटेड वर्जन ढूंढते रहते हैं किसी भी फ्रॉड को करने का और किसी भी चीजों का फायदा उठाने का। तो इन चीजों को देखते हुए हमको हर साल कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लाने पड़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। और इसी के चलते हम हमेशा रेफर करते हैं एनुअल फिनांस एक्ट। एनुअल फिनांस एक्ट में क्या होता है दोस्तों, हर साल जो हमारे फिनांस मिनिस्टर है कुछ ना कुछ अपडेट्स लाते हैं। किसी को ऊपर टैक्स ज्यादा इम्पोज करते हैं, किसी के ऊपर टैक्स कम इम्पोज करते हैं। निर्मला सीतारमन जो हाल फिलहाल में प्रेजेंट करके गए हैं बजट। तो ये जो एनुअल फिनांस एक्ट होता है दोस्तों, ये एनुअल फिनांस एक्ट हमारे इनकम टैक्स सोर्स का ही एक पार्ट होता है। इसके बाद दोस्तों, हमको जो फोर्थ चीजें देखनी रहती है वो होती है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एसएससी के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग सर्कुलर्स, अलग अलग नोटिफिकेशन इश्यूज करते रहते हैं, जिससे हमारा जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन है वो इजी तरीके से हो पाए। लेकिन दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है कि जो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन होते हैं, ये असेसिंग ऑफिसर के लिए बाइंडिंग होते हैं। ये कभी भी एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं होते। हाँ, लेकिन एसएससी को अगर इससे बेनिफिट हो रहा है, तो एसएससी अपने बेनिफिट के लिए इनको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एसएससी कि हमेशा ये एसएससी पे इम्पोज होगा ही। तो दोस्तों, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग ऑन असेसिंग ऑफिसर बट नॉट ऑन एसएससी। एसएससी वॉलंटरली उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स का, वो है दोस्तों
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, समटाइम इंटरनेशनल कोर्ट्स की जजमेंट भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, तो वो जजमेंट भी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। उस जजमेंट के बेसिस पर भी बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं, बहुत सारे लॉस को मॉडिफाई किया जाता है, जिसमें एक सबसे मस्त केस स्टडी दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में, वह वोडाफोन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो वोडाफोन और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का जो एक केस लॉ हुआ था, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड जजमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, यहाँ तक की जो चीजें हैं ये पहले हम एक बार अपने पीपीटी से देख लेते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा डीपली और भी अंदर लेके जाऊंगा डायरेक्ट टैक्स में। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन सी बातें हैं, तो पहले हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स में यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है दैट एंट्री नंबर 82 of the Union List 1, in the seventh schedule of Article 246, the Constitution of India has given the power to the central government to make laws on income tax other than agriculture income. उसके बाद दोस्तों लिखा है एंट्री नंबर 46 of the state list gives power to the state government to make a law on tax on agriculture income. On next slide, we are having a sources of income tax. सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स में भी आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। आपका जो पहला जो प्राइमरी सोर्स है दोस्तों वो क्या है, वह इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इट डिटरमाइन the total income, tax liability, procedure of assessment, applicability, whole of India with effect from 1st April 1962. इसके बाद है दोस्तों इनकम टैक्स रूल्स 1962। इट Income Tax Act empowered Central Board of Direct Taxes to make a rules, all forms, procedures, depreciation rates, principle of valuation, perquisites are provided in the rules. उसके बाद है एनुअल फिनांस एक्ट, जो यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है निर्मला सीतारमन ने, जो 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट किया था उसका। आफ्टर दैट वी आर हैविंग सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है जो यहाँ पे लिखी गई है कि सर्कुलर्स आर बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर बट नॉट ऑन असेसिंग and courts. However, assessee can take advantage of the circular which are beneficial to them. After that, we are having a Supreme Court and High Court judgments. दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके इनकम टैक्स एक्ट की, तो जितना भी इनकम टैक्स एक्ट होता है ना दोस्तों, हर एक टैक्स को चलाने के लिए हमको एक चार्जिंग सेक्शन बनाना पड़ता है। अब दोस्तों चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जिसके अंदर जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी मिलती है कि वो आपसे टैक्स ले सके। तो दोस्तों मेरी ये बात हमेशा आप याद रखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो चार्जिंग सेक्शन है वह सेक्शन 4। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, जैसे कि अगर आपका वो बिना पूछे किसी ने आपसे कोई चीज ले ली तो आप उसको क्या बुलाते हो, आप उसको चोर बुलाते हो। तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बिना बताए, आपको बता के कभी भी आपका टैक्स काट सकती है। तो इसके लिए आपको सेक्शन 4 याद रखना है। तो सेक्शन 4 दोस्तों आपके लिए क्या हो जाएगा, सेक्शन 4 होगा आपका चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलता है दो ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या बोलता है, दो ना। तो दो ना का मतलब क्या है दोस्तों, दो ना का मतलब है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, दैट्स अ असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 दैट्स अ असेसमेंट ईयर। देखो दोस्तों ये जो भी मैं वर्डिंग्स यूज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको सारे सेक्शन याद हो जाए, ठीक है। तो आप भी इसको उसी वे में लीजिएगा। तो सेक्शन 2 ना जो है ये है आपका असेसमेंट ईयर का सेक्शन। अब जो आप, अब अगर आपसे मांग रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, पहले तो सेक्शन 4 के हिसाब से आपको चार्जिंग सेक्शन में लाया, फिर उसने दो ना बोला तो आप दोगे। अब आप कौन से चीज दोगे, क्या दोगे, वही जो आपने पिछली बार दिया था दोस्तों। तो सेक्शन 3 जो है वो दोस्तों, सेक्शन 3 जो है वो आपका क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर का सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन 3 जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर का सेक्शन हो जाएगा। सर असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो दोस्तों पहले एक बात समझ लो, जो आपका करंट ईयर चल रहा है, जो आपका करंट ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर है। जो इसके पहले वाला साल था वो प्रीवियस ईयर होगा। अब आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, और जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने का भी हो सकता है, उससे कम का भी हो सकता है। तो आपको ये चीज हमेशा क्लियर रखनी है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने या उससे कम का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा और हमेशा 12 महीने का ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो टैक्स मांग रही है किससे मांगेगी, तो कहने से पर्सन से मांगेगी। और पर्सन की एक खूबी होती है दोस्तों,
अगर दो लोग साथ में हैं, या तो दो से तीन हो जाएंगे या तो दो से एक ही रहेगा। तो अभी जो दो से तीन होंगे या फिर जो दो से एक ही रहेगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 विच स्टैंड्स फॉर पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 विच स्टैंड्स फॉर पर्सन। अब पर्सन में भी दोस्तों आपको याद रखना है, पर्सन में भी वी आर हैविंग अ वाइड वैरायटी। पर्सन में आपको इंडिविजुअल आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कंपनीज आएंगे, कंपनीज के बाद फर्म्स आएंगे, फर्म्स के बाद आपके पास आएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आपको पूरे पूरे 8 वेराइटीज के पर्सन को पढ़ना है दोस्तों। तो ये जो 8 की 8 वेराइटीज के पर्सन है दोस्तों, आपको कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? आपको देखने के लिए मिलेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स में आपको असेसमेंट ईयर देखने मिलता है। और असेसमेंट ईयर किसके लिए होता है? असेसमेंट ईयर होता है दोस्तों असेसी के लिए। तो असेसी क्या करेगा? असेसी साथ देगा। असेसी क्या करेगा दोस्तों? असेसी साथ देगा। किसको साथ देगा? गवर्नमेंट को। तो असेसी के लिए जो सेक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, 2 7। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? साथ दे रहे हैं। तो साथ दे रहा है तो उसके लिए सेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। असेसी कौन होता है बंदा? असेसी वो बंदा होता है दोस्तों जो पर्सन की कैटेगरी में आता है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके ऊपर भी टैक्स इंपोज करती है ना दोस्तों, वो असेसी होता है। वो क्या होता है दोस्तों? असेसी होता है। ठीक है। तो आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि अभी तक आपको जो मैंने 5 सेक्शन बताए वो आपको अच्छे से याद होंगे। सबसे पहले सेक्शन 4 जो आपका चार्जिंग सेक्शन है ऑफ इनकम टैक्स। फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 जो आपका असेसमेंट ईयर का सेक्शन है। सेक्शन 3 जो आपका प्रीवियस ईयर का सेक्शन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 जो आपका पर्सन का सेक्शन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 जो आपका असेसी का सेक्शन है। तो दोस्तों ये पांचों सेक्शन आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और अगर आपको ये पांचों सेक्शन अच्छे से याद हो गए तो अब हम इन सेक्शंस को स्क्रीन पे लाते हैं और इन्हें थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे है सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे ये चीज क्लियर कट बोली गई है कि इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इट इज चार्ज ऑन पर्सन as defined under section 2 subsection 31. It is charged on total income earned by the person during the previous year. The tax is levied at the rates prescribed by the finance act. ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर means the period of 12 months starting from the 1st April every year. Income earned in the previous year it taxed in the assessment year 2025-26 is a period of 12 months from the 1st April 2025 till 31st March 2026। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. For the assessment year 25-26, the previous year shall be the period from 1st April 2024 to 31st March 2025. The income earned in the previous year 24-25 is assessed in the assessment year 25-26. अब दोस्तों इसके नीचे वाली लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। इन द केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप or the source of income newly coming into existence in the financial year, the previous year shall be the period starting from the date of a setting up of the business or profession or the date on which the sources of income newly commence come in existence and ending with 31st March of financial year। मतलब दोस्तों ये यही बताना चाहता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ्स या फिर उससे कम का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। इसमें मैंने आपको पहले ही बोला है क्या 5 चीजें पहले, सॉरी 8 चीजें देखनी है। 8 चीजों में सबसे पहले आपको देखना है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन कौन आता है दोस्तों? नेचुरल पर्सन लाइक मैन, वुमेन, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एग्जांपल मिस्टर बीबी। फिर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर मैं बात करूं, कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स linearly descended from a common ancestors and includes their wives and daughters। फिर है आपका कंपनी। कंपनी के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनीबडी एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जॉइंट वेंचर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डील्स वगैरह होते हैं। लोकल अथॉरिटीज आपको पता है बीएमसी है, वसई विरार म्यूनसिपल अथॉरिटीज है, ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ये सारी चीजें जो है वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में काउंट होती है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 जिसमें हम बात करते हैं असेसी की।
अब एसएससी यहाँ पे क्या बताता है दोस्तों, एसएससी यहाँ पे वो बंदा होता है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है दोस्तों, टैक्स चार्ज करती है। अब इसके बाद दोस्तों एक इनकम टैक्स का रूल है, जो आपको मैंने अभी बताया कि आप असेसमेंट ईयर में खड़े रह के प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों देर आर 5 कंडीशन, देर आर 5 एरिया और देर आर 5 लोकेलिटीज जहां पे हम ऑन द स्पॉट उसी टाइम टैक्स चार्ज कर लेते हैं, इनकम टैक्स चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट नहीं करना चाहती, इमीडिएटली टैक्स चार्ज कर लेते हैं, इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लेते, असेसमेंट ईयर आने का वेट ही नहीं करती। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा सेक्शन 172। सेक्शन 172 किसके लिए होता है दोस्तों, सेक्शन 172 होता है शिपिंग बिजनेस के लिए। सर शिपिंग बिजनेस, यस दोस्तों, जैसे इंडिया के लोग, इंडिया के जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स होते हैं, इंडिया के जो शिपिंग बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं, उसी तरीके से दूसरी कंट्री के लोग भी इंडिया में आते हैं। तो जब कभी भी कोई भी शिपिंग बिजनेस कोई नॉन रेसिडेंट करता है दोस्तों, जब कभी भी कोई भी शिपिंग बिजनेस कोई नॉन रेसिडेंट करता है दोस्तों, तो ऐसे सिनारियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली टैक्स चार्ज करती है। उनको बोलते हैं भाई हम नेक्स्ट ईयर तक का वेट नहीं करेंगे, पता नहीं आप आओगे नहीं आओगे, तो इसके लिए आपको टैक्स इसी बार देके जाना है। तो ये आपको एक याद रखना है, सेक्शन 172 ऑफ इनकम टैक्स है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेक्शन आपको याद रखना है, वो याद रखना है सेक्शन 174। सेक्शन 174 किसके लिए होता है दोस्तों, सेक्शन 174 उन लोगों के लिए होता है जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो सेक्शन 174 स्टैंड्स फॉर पर्सन लिविंग इंडिया। आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हो दोस्तों, तो आप कहाँ से आओगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है भाई अगर आप परमानेंट सेटल होने के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो ऐसे सिनारे में आपका जो टैक्स है, आपका जो इनकम टैक्स है, वो हम प्रीवियस ईयर में ही चार्ज करेंगे, हम असेसमेंट ईयर आने का वेट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट सेक्शन देखना है, वो देखना है सेक्शन 174 ए। सेक्शन 174 ए क्या बोलता है दोस्तों, तो सेक्शन 174 ए आपको ये बताता है कि जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जो भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरे साथ में मिस सोनल है, मैं और मिस सोनल, हम दोनों ने साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाया और हमने बोला कि हमको पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो जिस दिन वो इवेंट खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, उस दिन हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। और वो इवेंट की पार्टनरशिप जैसे ही खत्म हुई, तो उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में हम दोनों साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी नहीं पता है दोस्तों। तो ऐसे सिनारियो में जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए या फिर जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर बनाए जाते हैं ना दोस्तों, उन जॉइंट वेंचर्स का जो टैक्सेशन होता है वो उसी प्रीवियस ईयर में होता है, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन में आता है सेक्शन 175, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी, आप अपने फिक्स एसेट्स जानबूझ के ट्रांसफर कर रहे हो। और किसको ट्रांसफर कर रहे हो, या तो आप अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर रहे हो, या तो आप अपने किसी भी ऐसे बंदे को दे रहे हो जिससे आप बाद में वापस ले सको। तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जिसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ टैक्स अवॉइड करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, टैक्स अवॉइड करना, तो ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है भाई हम आपको ये करने नहीं देंगे, और आपका जो टैक्स है, आपका जो इनकम टैक्स है, वो करंट ईयर में ही चार्ज हो जाएगा, वो असेसमेंट ईयर तक नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है सेक्शन 175 किसके लिए है, सेक्शन 175 उन लोगों के लिए है जो टैक्स अवॉइड करने के लिए ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट सेक्शन आता है जो करंट ईयर में ही टैक्स हो जाता है, वो होता है सेक्शन 176, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस का लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हो, एमएसएमई का लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हो, जीएसटी का लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट नहीं करेगी दोस्तों, वो आपको बोलेगी एक काम करो, आपको लाइसेंस सरेंडर करना है, आपको आपका बिजनेस बंद करना है, तो सबसे पहले हमारा हिसाब क्लियर करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी सबसे पहले आप हमारा टैक्स भर दो, एक बार हमारा खाता क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद आपको जो करना है करो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 सेक्शन बताया, सेक्शन 172, सेक्शन 174, सेक्शन 174 ए, सेक्शन 175, सेक्शन 176, ये जो 5 सेक्शन मैंने आपको बताया दोस्तों, ये 5 सेक्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और अगर ये सेक्शन आपको अच्छे से याद है, तो मतलब आपका कभी भी टैक्सेशन में करंट ईयर का जो टैक्स है, जो आपका प्रीवियस ईयर का टैक्स है, इनके बारे में आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इन पांचों के बाद जो सेक्शन को एक बार हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर्टेन केसेस वेयर इनकम इज असेस्ड टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन 172, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, where a ship of non-resident carries a passenger, livestock, mail or goods shipped at port in India
The ship is allowed to leave the port only when the tax has been paid. It's a mandatory. Section 174, person living in India, where it appears to the assessing officer that any individual may leave India and he has no intention to returning, the income of such individual for the period up to the probable date of his departure from India is chargeable to tax in the current year only. After that, Section 174A, association of person, body of individual, artificial juridical person formed for a particular event for a purpose. Assessing officer apprehends that the association of person, body of individual is likely to dissolve in the same year. He can make assessment of the income up to the date of dissolution of income on the current year itself. After that, we are having Section 175, person likely to transfer property to avoid tax. If it appears to the assessing officer that person is likely to charge, sell, transfer, dispose of his assets to avoid payment of any liability, the total income of such person charged to tax in the current year itself. After that, we are having the next section, that's the section 176 for discontinued business. Discontinued business के लिए मैं बात करूँ दोस्तों, तो where any business or profession is discontinued, the income of the period up to the date of such discontinuance may, at the discretion of the assessing officer, be charged to tax in the current year. तो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है, ये सारी चीजें बेसिक स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज पे थे. किसके इंट्रोडक्शन स्टेज पे? इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन स्टेज पे. अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इनकम टैक्स एक्ट के फर्स्ट टॉपिक की. इनकम टैक्स एक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? तो इनकम टैक्स एक्ट का आपका फर्स्ट टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस. तो अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की दोस्तों बात करूं, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको सेक्शन 6 पढ़ना है. सेक्शन 6 में आपको देखना है कि जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सही है, गलत है, जो भी है, और वो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज आपको चेक करनी पड़ेंगी. तो विदाउट डिले वी आर कमिंग बैक ऑन आवर पीपीटी, जहां पे हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 6. दोस्तों सेक्शन 6 का जो सबसेक्शन 1 है वो क्या बोलता है कि पर्सन शुड स्टे इन इंडिया. जो बेसिक कंडीशन है वो क्या बोलती है? पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और person should stay in India for at least 60 days or more during the previous year, and person should stay in India for at least 365 days or more during 4 preceding previous year. अगर ये कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है दोस्तों, तो वो जो पर्सन है वो रेसिडेंट बन जाएगा इंडिया का. और अगर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है दोस्तों इंडिया का, तो उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो आती है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में. एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है दोस्तों? Person should stay in India for at least 730 days or more during 7 preceding previous year, or person should be a resident of India for at least 2 previous year during past 10 preceding previous year. तो दोस्तों ये जो बेसिक कंडीशंस है और ये जो एडिशनल कंडीशन है, अगर कोई बंदा ये दोनों फुलफिल करता है तो वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा. अगर बंदा सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो बंदा रेसिडेंट बनेगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर बंदा बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता है तो बंदा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा. तो चलिए सेम चीज हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182. दोस्तों ये 182 डेज नहीं होगा, ये आपका होगा 183 डेज. ठीक है, ये यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, or person should stay in India for at least 60 days or more during the previous year. Person should stay in India for at least 365 days or more during 4 preceding previous year. Apart from that, अगर बंदा ये बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है दोस्तों तो वो बंदा जो है वो बन जाएगा आपका रेसिडेंट. उसके बाद एडिशनल कंडीशन जो दी गई है, पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days or more during 7 preceding previous year, and person should be resident for India at least 2 previous year during the 10 preceding previous year. तो ये कंडीशन अगर बंदा एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तो वो बन जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है, मिस्टर राहुल रेसिडेंट ऑफ युगांडा. अभी जो मिस्टर राहुल है कहाँ का रेसिडेंट है दोस्तों? ये युगांडा का रेसिडेंट है. केम टू इंडिया. अब ये राहुल जो है ये इंडिया आ रहा है दोस्तों. अब ये जब इंडिया आ रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये स्टडीज के लिए इंडिया आ रहा है दोस्तों.
तो ये जो मिस्टर राहुल था ये स्टडी के लिए इंडिया आ रहा था दोस्तों, और ये हायर स्टडीज के लिए इंडिया आया था 1 अप्रैल 2019 के दिन। और उसके बाद से ये इंडिया में ही था 14 जून 2024 तक। He went for Uganda and he came back to India on 11th Jan 2025. Find out his residential status. दोस्तों अभी हम इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते हैं, एक ही मिनट लीजिए। एक ही मिनट, मैं वापस एक बार स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ दोस्तों, जस्ट अ मिनट। आई होप स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 182 डेज दिखा है ये एक्चुअली में 183 डेज होगा। ये जो 182 डेज है ना दोस्तों, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से था, और हम इनकम टैक्स एक्ट पर थे, इनकम टैक्स एक्ट में ये 183 डेज ही होता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मिस्टर बार्ली an Australian cricketer stays in India for 100 days since last 7 previous year, that is 2018-19 onwards, compute his residential status। तो इसके लिए दोस्तों ये आपका वर्किंग नोट होगा। वर्किंग नोट में आपको दोस्तों इसी तरीके से आपका एक फॉर्मेट बनेगा दोस्तों। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर में दोस्तों ये 100 डेज था इंडिया में, तो नंबर ऑफ डेज में यहाँ पे पहले आप लिखोगे 100 डेज। 100 डेज के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे आएगा, एक मिनट, इससे तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे 100 डेज, एंड 100 डेज के बाद में आएगा आपका, यहाँ पे जो बाजू में है यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा अनसेटिस्फाइड, और नॉट सेटिस्फाइड के बाद ये आ गया दोस्तों आपका 100 डेज। तो अगर ये 100 डेज है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो आपका स्टेटस है ये हो जाएगा नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे दोस्तों पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो बंदा है ये रह रहा है 100 डेज के लिए, और ये जो आपका स्टेटस आ जाएगा दोस्तों, ये आपका स्टेटस आ जाएगा सेटिस्फाइड। दोस्तों ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है पर्सन शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग मोर फोर प्रीसीडिंग पीरियड। तो दोस्तों ये 4 साल में तो 100 × 4 400 डेज रहता होगा, तो कहने से 365 डेज से ज्यादा है, तो ये भी दोस्तों हो गया आपका सेटिस्फाइड। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बंदा है ये बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। तो अगर ये बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये बंदा क्या बन गया, ये जो मिस्टर बार्ली है ये आपका बन गया है रेसिडेंट। अब हमको ये चेक करना है दोस्तों कि ये रेसिडेंट तो है, बट क्या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पहला कंडीशन है कि ये शुड बी स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज। तो 730 डेज में ये तो हमारे पास रह रहा है 700 दिन खाली। तो ये जो आपका ये वाला कंडीशन है दोस्तों, ये तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये हो गया आपका नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ही शुड बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 previous year ड्यूरिंग द 10 previous year। तो यहाँ पे भी ये रेसिडेंट तो बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हर साल अगर 100 डेज रह रहा है, उसके प्रीवियस साल में भी अगर वो 400 दिन रह रहा है, तो ये कहना ही से कम 7 साल का तो ये रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी सेटिस्फाइड। अब दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये जो एडिशनल कंडीशन होती है ना दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एंड। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है एंड।
तो ये एंड का मतलब क्या है दोस्तों, ये एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ये बंदा 7 साल रह तो रहा है, लेकिन ये बंदा 730 दिन नहीं रह पा रहा है। तो अगर ये 730 दिन नहीं रह पा रहा है तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों ये बंदा रेसिडेंट तो है लेकिन ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। क्यों ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है? क्योंकि ये जो इसका एडिशनल कंडीशन है वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही मिनट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक बार फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, मिस्टर अभिषेक अ कैनेडियन सिटीजन। अब ये जो मिस्टर अभिषेक है ये हमारे पास रहा है इंडिया में। Mr. Abhishek, a Canadian citizen, comes to India for first time in the previous year 2021-22. During the financial year 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days, and 70 days, respectively. Determine his residential status for the assessment year 2025-26. अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं पहले आपको बता दूं। यहाँ पे ना दोस्तों देखो आपको क्या करना है, मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले इसमें लिखोगे कि इसका आपको 25-26 असेसमेंट ईयर का डिफाइन करना है। मतलब मतलब आप 24-25 का डेट नहीं लोगे। तो मतलब आपके पास कितने डेज अवेलेबल है? आपके पास है 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है दोस्तों? फटाफट करके देख लीजिए। और 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150, तो आपके पास आता है 355 डेज। अब आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपके पास टोटल दोस्तों कितना आ रहा है आंसर? आपके पास टोटल आंसर आ रहा है 355 डेज। अब हम चलते हैं आपके बेसिक कंडीशन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, आपका जो बेसिक कंडीशन है, आपका बेसिक कंडीशन ही क्या बता रहा है आपको कि ये कितना होना चाहिए था। आपका बेसिक कंडीशन आपको बता रहा है कि भाई ये होना चाहिए था आपका, ये होना चाहिए था आपका एटलीस्ट, एटलीस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका कम से कम होना चाहिए था 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये होना चाहिए था आपका 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है 355 डेज। तो इसके लिए दोस्तों ये बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में सिर्फ 70 डेज रह रहा है, जो कि आपका 183 डेज से कम है। लेकिन 60 डेज से ज्यादा है, लेकिन 60 डेज से ज्यादा होने के बाद भी हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है? दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि 365 डेज से कम रह रहा है। तो इसके लिए ये जो बंदा है, ये बंदा क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ये बंदा क्या हो जाएगा दोस्तों? मिस्टर अभिषेक क्या हो जाएगा आपके लिए? मिस्टर अभिषेक आपके लिए नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों एंड देन वी विल रैप अप विद दिस वीडियो। नाउ दैट्स इट। मुझे लगा था एक क्वेश्चन मैंने और डाला है बट नहीं डाला है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक देखिए। अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में या फिर आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, फिर फ्री टू कनेक्ट मी। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल द डाउट्स। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद स्कोप ऑफ टोटल इनकम। दोस्तों स्कोप ऑफ टोटल इनकम थोड़ा और अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।